अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अम्मार और मेरे साथ मौजूद है जहीर अहमद और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम टाकरा। सबसे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना। आज मैं आपको टॉपिक नहीं बताऊंगी ताकि आप आखिर तक देखें और आपको पता चले कि हम किस किस न्यूज को आज डिस्कस कर रहे हैं। बहुत बड़ा आज एक खबर आई है, उस खबर को डिस्कस करेंगे। एक खबर कल आई थी, वो क्या कौन सी खबर थी उसको भी डिस्कस करेंगे। उसकी भी सियासत के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है कि एक जो बयानिया बनाया जा रहा था वो बयानिया कैसे जमीन बोस हुआ, उसके ऊपर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जहीर, कैसे हैं आप? हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा जहीर, आज सुबह तोशाहाना केस का फैसला आ गया और उसमें 14 साल की सजा होगी इमरान खान को, बुशा बीबी को, और कोई 1 अरब से ज्यादा उनको जुर्माना हुआ है जो दोनों का मिला के बन रहा है, उसको उन्होंने देना है। जज बशीर आज आए हैं, जो लोग हैं, हम हैं, कल भी हमने बात की, इस पे भी बात की कि जो केसेस है आपकी हद तक नहीं, मेरी हद तक ये कि केसेस हैं मजबूत, लेकिन उसको चलाया बड़े भोंडे तरीके से जा रहा है। लूप होल छोड़े जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे दायरों के अंदर ही हम सफर करेंगे। अगर आपने केस चलाना है वो लंबा जा रहा है या उनके वकील लंबा खींचना चाह रहे हैं तो उसको लंबा जाने दे, लेकिन इतनी जल्दी जल्दी के अंदर ये केस सुनाना। और जज बशीर जो वो तो रिकॉर्ड कायम करने लगे हैं। पीटीआई के सहाफी उनको कहते थे इन्होंने तारीख में नाम रकम किया जब 2018 में, तो वाकई तारीख में नाम रकम कर गए हैं कि फैसले सुना सुना के और वजीर आजमों को सजाएं दे दे के। ये बात बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये है कि 14 साल की वैसे मुझे तो कम लग रही है सजा, ये ज्यादा होनी चाहिए थी। नहीं, मैं क्योंकि हमें ये तो बेंच मार्क सेट कर दिया, 10 साल 14 साल, 10 साल 14 साल। अच्छा, ये बात बिल्कुल ठीक है कि आपको याद होगा कि जज बशीर साहब ने 2-3 दिन पहले, बल्कि 2-3 दिन पहले तो उनकी तबीयत खराब हुई थी खैर, लेकिन कोई हफ्ता भर पहले इन्होंने कहा था कि मेरी क्योंकि रिटायरमेंट है मार्च में, तो मुझे टिल रिटायरमेंट जो है ना वो छुट्टी दे दी जाए। अब लेकिन वो आज किसी ने ट्वीट भी की हुई थी कि काम अगर एक ही जैसा लेना हो, कम से कम किरदार तो चेंज करवा लिया। चेंज कर लिया से करें। तो रिकॉर्ड कायम हो गया। वैसे इन्होंने 4-5 वज़ीर आज़म जो है ना भड़का दिए। तो उसके साथ-साथ ना ना करते ही करते हैं। और मुझे याद है इन्होंने अपने आप को रिक्यूज़ करने की कोशिश की थी, अपने आप को साइड पे करने की कोशिश की थी नवाज़ शरीफ साहब के दौर में। तो आज जो कुछ हुआ है वो आपके सामने है। और जिस तरह आपने भी कहा कि ड्यू प्रोसेस बिल्कुल नहीं था इसमें। और इसमें आप देखें कि कल शाह महमूद कुरैशी का 342 रिकॉर्ड नहीं हुआ था। आज इमरान खान साहब का, उन्होंने अगरचे कहा कि मेरे कमरे में पड़ा हुआ है, लेकिन वो जब उन्होंने कहा कि मैं वकला की मौजूदगी में दूंगा, तो वकला को हासिल नहीं होने दिया गया, वकला आए नहीं थे, जल्दी जल्दी में सारा कुछ हुआ है। इवन कल हसन अयूब जैसे बंदे जो जिनका रावी जो है वो सब चैन चैन लिख रहा होता है, उन्होंने कल जावेद चौधरी के प्रोग्राम में आके कहा कि शाह महमूद कुरैशी के मामले में कि ये चीज मसला कर सकती है। उन्होंने कहा, अभी मैं क्योंकि उन्हीं के विकेट पे आगे जरा बात कर लेता हूँ, तो उन्होंने कहा ये 342 का जो बयान था ये मसला कर सकते हैं। फिर उनके जो गवाह थे उनके ऊपर जिरा करने का मौका नहीं दिया गया इनको, इमरान खान के वकला को, क्योंकि उनके जो 16-17 4 तो बीच में से हटा लिए गए थे। तो एक तरफा जो जिरा हुई है, इनको जिरा करने का मौका नहीं दिया गया। 3-4 ऐसी चीजें हैं जिसको वाज़ेह तौर पे अपील में जब ये जाएंगी तो वाज़ेह तौर पे बिल्कुल नजर आएगा आपको कि वो उड़ा दिया जाएगा। और इतने लूप होल छोड़ने का मकसद मुझे समझ नहीं आती, सिर्फ ये एस्टैब्लिश करना कि हमारे बड़े मसल हैं, हम टार्जन हैं बहुत ज्यादा, और हम जो चाहे मर्जी कर सकते हैं। उसके अंदर कोई किसी का बयान हुआ हो ना हुआ हो, किसी के ऊपर जिरा हुई हो ना हुई हो, किसी के ऊपर कितना भी है, तो ये मेरे ख्याल में बिल्कुल ही अजीब सा फैसला है जो उड़ जाएगा ये भी। यही बात मैं आपसे कह रही हूँ। कल मेरी एक सीनियर वकील के साथ बात हुई जो कि जमात इस्लामी के टिकट के ऊपर इलेक्शन भी लड़ रहे हैं और उन्होंने खुद तनकीद की इन फैसलों पे। तो उनसे मेरी बात हुई फैसलों के ऊपर, तो उन्होंने कहा देखे 3 केसेस, जो तोशाहाना और ये जो साइफर वाला और जो अलकादर वाला, ये बड़े मजबूत केस हैं इमरान खान के खिलाफ, लेकिन इसके अंदर जो प्रोसेस चलाया जा रहा है वो प्रोसेस ठीक नहीं है। आपको जो प्रोसेस है उसको पूरा फॉलो करना चाहिए, आपको उसके अंदर पूरा टाइम देना चाहिए। उनके वकील अगर जरा करके गायब हो रहे हैं तो जाहिर है किसी ना किसी स्टेज पे उनको लाना पड़ेगा, या वो अगर हाईकोर्ट की तरफ जा रहे हैं लंबा खींच रहे हैं तो उसको जाने दें, लेकिन आप प्रोसेस को ऐसे लूप होल के साथ मत छोड़ें जैसे कि कल साइफर के केस में भी होगा, जैसे कि आज के केस के अंदर भी हो गया। तो प्रोसेस को पूरा फॉलो करें। जो आपके केसेस हैं चले कुछ लोगों की नजर में मजबूत हैं, कुछ लोगों की नजर में नहीं मजबूत हैं, लेकिन कम से कम आप प्रोसेस को फॉलो कर लें ताकि जब आप हाई कोर्ट के अंदर जाएं तो आपके पास केस को एस्टैब्लिश करने के लिए भी कोई चीज हो।
तो ये जो चीज जो फैसले आ रहे हैं, क्योंकि तोशाखाना का हमें खुद पता है कि 50% रखा गया हुआ था, इमरान ने 20% उनके पैसे अदा किए, पैसे भी कैश के अंदर दिए। जिस दुकान का कहा कि जब वहां पे बेची गई, दुकानदार मुकर गया, उनको पैसे देने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कैश आया कहाँ से, और सरकार के अंदर तो कैश दिया भी नहीं जाता कि क्रॉस चेक या कुछ होता है। मतलब इस तरह की चीजें थी। फिर कामरान शाहिद का मैं देख रही थी कि बड़े अरब, और मैंने उसके अलावा स्टोरियां भी पढ़ी थी सहाफियों की कि 10 जो विजिट थे जिसमें अरब ममालिक के अंदर ये गए थे, 3 कतर के अंदर गए हैं, सऊदी अरब गए हैं, यूएई, वहां से जो आके इमरान साहब ने कहा 5 में तो गिफ्ट मिले ही नहीं, और 5 में उन्होंने, जबकि असद उमर ने और नीचे जो फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने घड़ियां जमा कराई जिनकी कीमत 1.5-2 करोड़ माली थी। इमरान ने कहा मुझे तस्बीह मिली है, मुझे खजूरें मिले, मुझे पानी मिला है। ये सरकारी रिकॉर्ड के अंदर से जो चीजें थी। तो आपके अगर केसेस हैं, आप ये सारी स्टोरीज हैं आपके पास मजबूत है, तो प्रोसेस जरूर फॉलो करें। अच्छा, अभी जो बुशरा, ये भी आप इसका भी जवाब देना चाहे जरूर दीजिएगा, लेकिन एक बात और है, बुशरा बीबी आई है जेल के अंदर गिरफ्तारी देने। तो अभी जो सहाफी हैं वो बता रहे हैं कि बुशरा बीबी ये कह रही है कि मुझे जेल में मत रखा जाए, बनी गाला को मेरे लिए सब जेल बना दिया जाए। ये खबरें हैं, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है बुशरा बीबी की। नहीं, देखिए, एक तो वो गिरफ्तारी देने, दूसरे वाले पे भी आता हूँ। गिरफ्तारी देने के लिए वो आई हैं खुद। मेरी वहां पे हमारे ही अपने रिपोर्टर हैं इमरान असगर, जो कि हर चीज रात को भी वो पूरी उन्होंने सारी कार्रवाई देखी अभी भी। तो उनसे जब मेरी बात हुई तो वो कहते हैं ये अभी फैसला जो है ये करना है, ये होना बाकी है कि बुशरा बीबी को हाउस अरेस्ट रखा जाएगा या बुशरा बीबी को यहाँ पे गिरफ्तार रखा जाएगा। अगर मुझे अगर ये पता होता कि ये खबरें आ रही है तो मैं ये वाला सवाल भी पूछ लेता कि क्या बुशरा बीबी क्या चाह रही है, लेकिन अभी मैं वीडियो के बाद भी पूछ सकता हूँ, पूछूंगा उनसे। लेकिन जो पहले वाली बात है, ड्यू प्रोसेस के साथ साथ आप ये देखें कि एक चीज जिसको नया बताया जाता है दुनिया में, पता नहीं वो 2 दफा बनी है घड़ी, उसकी घड़ी की कीमत आप किस बुनियाद के ऊपर सिर्फ तस्वीर देख के लगा सकते हैं। दुबई के जो ताजर हैं उन्होंने वहां पे बैठ के जिन्होंने कीमत लगाई थी उन्होंने आके यहाँ पे बयान दिया है, कहते जी मुझे तो तस्वीर दिखाई गई थी। अब मुझे बताएं शनीला के इतना बड़ा केस है, उसकी इन्होंने कीमत लगाई 2 करोड़, अच्छा उसने लगाई 3 अरब 16 करोड़, तो मतलब है 3 अरब 14 करोड़ कीमत जो है वो ज्यादा उसने किस बुनियाद पे लगाई, सिर्फ तस्वीर देख के। एक तो चीज मार्केट के अंदर होती है, उसका पता होता है कि इसकी ये वैल्यू है, एक चीज है ही नायाब है, उसका क्या पता मतलब वो 1 अरब उसने कैसे क्रॉस किया, 2 अरब कैसे क्रॉस किया, 3 अरब तस्वीर के ऊपर बैठ के वो इसको वो लॉयर कितना वो करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। दूसरा ये है कि उन्होंने कीमत देखें, जो तोशाखाना वाला यहाँ पे चला था कोर्ट में, हुमायूं दिलावर की उसमें मुकदमा जो चला था उसमें भी आप देख लें कि उसके अंदर भी जितने भी इल्जाम थे इसके ऊपर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग एक साइड पे होती है, इखलाकी पॉइंट ऑफ व्यू से इमरान खान सबको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर भी एक सवाल है। जाहिर है उनके अपने उन्होंने क्योंकि खुद ये सेट किए हुए थे सारे मेयार जो है इसके ऊपर अपना, लेकिन कानूनी नुक्ता नजर से अगर देखा जाए तो हुमायूं दिलावर साहब ने जो सजा सुनाई थी वो मिस डिक्लेरेशन पे सुनाई थी, उसके अंदर कोई इस तरह की चीज नहीं थी कि इसका क्या है क्या नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसके दो अंदर जाके मुख्तलिफ केस हैं, दो हाँ मुख्तलिफ केस थे। हुमायूं हाँ, साहब के सामने जो था वो मिस डिक्लेरेशन का था, और ये तोशाखाना के जो तहाइफ बेचे गए, किस तरह बेचे गए, कम कीमत लगाई गई, नई पैसे दिए गए, कैश में सारा कुछ गया, वो सारी जो मामला, और कुछ तहाइफ छुपाए गए। और अगर याद हो बुशरा बीबी की ऑडियो गई थी, वो केस जज बशीर के पास था। अच्छा इसमें वही मैं एक चीज आपको बताऊं, कल एक मजहर अब्बास साहब ने भी बड़ा अहम नुक्ता उठाया था। मजहर अब्बास साहब ने कहा कि दुनिया में कहीं ऐसा होता है कि आप कमरान शाहिद के प्रोग्राम में कमरान शाहिद साहब के भी उसके पास आगे हंसना शुरू हो गए थे कि एक जज आता है और आगे कहता है आपको इतनी सजा सुनाई जाती है, आपको इतनी सजा सुनाई जाती है, होगे और वोगे, उसका रिटर्न में कोई सबूत नहीं है। इस फैसले का रिटर्न के अंदर क्या सबूत आता है, इन्होंने कौन सी दफात लगाई है, इन्होंने उसको कहाँ कहाँ पे देखा है कि इन्होंने झूठ बोला है, इन्होंने फ्रॉड किया है, इन्होंने किस किस जगह पे किया, उसका जवाब तो उस वक्त दिया जाएगा कि जब ये रिटर्न चीज, एक बंदे का रिटर्न ऑर्डर अंदर पड़ा हुआ है, वो कह रहा है जी आपको हमने वकला को भी नहीं आपको पता है कि कोर्ट की जुबान में क्या कहा जाता है, कोर्ट की जुबान में कहा जाता है एक्यूज जो होता है ना वो कोर्ट का फेवरेट चाइल्ड होता है, उसको हर किस्म की जो भी वो मांगना चाहे वो दिए जाते हैं, जो भी वो हक मांगना चाहे। यहाँ पे जनाब साहब कहते हैं कि नहीं नहीं आप बस ठीक है, आप आते हैं कि नहीं आते हैं, हम फैसला सुना के जा रहे हैं, ठीक है। और ये वो जज साहब है शनीला, जिस तरह अभी हमने शुरू में भी जिक्र किया है, ये जज बशीर साहब वो जज है जिनके नायब कोर्ट के बाहर
जिस वक्त ये नवाज शरीफ साहब अपनी रिकॉर्ड, जिसके हवाले से मरियम नवाज साहब भी कहती हैं कि रिकॉर्ड तौर पे हम आए इनके सामने पेश हुए हैं सारों के जजों के ये नैब कोर्ट में, वहां पे जिस टाइम ये पेश होते थे तो इस जज के बारे में नवाज शरीफ साहब ने, इमरान खान ने नहीं, नवाज शरीफ ने कहा था कि जज बुग़्ज़ के भरे बैठे हैं अंदर। तो अब हाँ, लेकिन लेकिन हाँ। लेकिन लेकिन नवाज शरीफ ने अभी भी जज की तारीफ नहीं की और ना ही नवाज शरीफ ने कहा कि जज का नाम तारीख में लिखा जाएगा। अच्छा, हम अब और ना ही मिठाइयाँ खाई गई हैं, कहीं से कोई ऐसी तस्वीर भी नहीं आई मिठाइयाँ खाने की, बल्कि ना ही साबिर शाकिर की तरह किसी ने चीख-चीख के कहा 10 साल सजा हो गई, 10 साल सजा हो गई, नवाज शरीफ को 10 साल के लिए चेहरे के ऊपर लालियों से पता चल जाता है कि खुशियाँ कितनी है। जिनके चेहरे पे लालियां होती है ना, वो पता चलता है। मैं तो सुबह से नाक अपना जुकाम सही कर रही हूँ और मैं कह रही थी कि आज शायद मुझे, आपको पता है ये लेके आ रही हूँ नहीं, ये जो क्योंकि कल आपने मेरी लिपस्टिक के ऊपर भी कहा था ना, मैंने कहा आपको पता है आज ये प्रोग्राम करने के लिए मैंने बकायदा सूप पिया है, सिरप पिए हैं, क्योंकि सुबह से उठ के फ्लू जुकाम ये सारा कुछ हुआ था। अच्छा ज़हीर, कल ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई, तमाम चैनल्स पे चली, एंकर ने उसको किया है कि जब नवाज शरीफ ने गवर्नमेंट संभाली थी तो करप्शन इंडेक्स 140 था, फिर उसके बाद वो 117 पे आया 2018 तक, फिर उसके बाद 2018 से 2022 तक वो फिर 140 पे चला गया और उसके बाद पीडीएम की हुकूमत में 7 दर्जे फिर वो नीचे आया, मतलब कि उसमें बेहतरी आई है। तो एक एक पार्टी जो करप्शन के बयानिए के ऊपर आई, जिसने कहा हम करप्शन को खत्म करेंगे, उसी के दौर के अंदर ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में करप्शन का इंडेक्स बढ़ गया। अच्छा, मैं वैसे देखें, अगर करप्शन का इंडेक्स बढ़ा है जेन्युइन तरीके से, ये तो फिर अच्छी बात नहीं है। जाहिर है एक हुकूमत देखिए या वो एक लीडर या एक पार्टी इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट है ना, मैंने या आपने तो घर बैठ के नहीं बनाई है। लेकिन इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको एक चीज बता दूं। एक जमाने में पीपल्स पार्टी के ऊपर इल्जाम लगा था, मुझे अभी भी याद है, ये 2009 या 10 की बात है। आदिल गिलानी साहब होते थे, अब मुझे नहीं पता इस वक्त ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कौन है। आदिल गिलानी जर्मनी से साहब होते थे ऑपरेट उस करती वक्त, है। हाँ, उस वक्त यहाँ पे जो थे, यहाँ लोकल उस पे आते थे ना, तो उन्होंने जाके बताया था कि ये देखें कराची में इनका ये 2 नंबर दफ्तर है और इन्होंने ये फ्रॉड किए हुए हैं, और ये शाम तक पीपल्स पार्टी ने उस ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल को उड़ा के रख दिया था। इसके बाद जो नून लीग के दौर में भी ट्रांसपेरेंसी की और इनकी आपस में ठन गई थी। अच्छा, अब मुझे याद है कि जिस वक्त मैं एयरवाइन न्यूज पे था और ये बात है 2020 की, 2020 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें शाम को जितने भी साफी थे, खासतौर पे जंग और जियो के साफी थे, उन्होंने इल्जाम लगाना शुरू कर दिया था कि इसके इमरान खान के दौर में जो इसकी ट्रांसपेरेंसी की वो करप्शन की वो इंडेक्स वो हो गया और ये चला गया, नीचे चला गया। ये 2020 की बात है, इसका मैं एग्जैक्ट आपको भेज भी दूंगा। तो हमारा एक रिपोर्टर था, उसने जाके ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल से ये सारा डाटा निकाला। वो डाटा जब सामने आया तो उसमें 2018 से पहले का डाटा था, जिसके ऊपर ये शादियाने बजा रहे थे कि इमरान खान के दौर का है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान के दौर का ये नहीं है, मैंने सबसे पहले ये कहा है कि अगर इस तरह जनरल तरीके से कोई चीज है, लेकिन मैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की हवाले से और उसको किस उसकी तरह ट्विस्ट किया जाता है उससे आपसे बात करूं। वो तो देखें हर एक का होता है ना, उसमें एक एक साल का उन्होंने दिया हुआ है, हर साल का उन्होंने दिया हुआ है, ये नहीं किया हुआ कि उन्होंने जनरली नहीं कर दिया कि ये 4 साल का या 5 साल का, हर साल का बताते कि इसमें बढ़ता गया, इसमें कम होता गया, तो उस हिसाब से होती गई चीजें, क्योंकि 117 से 140 पे गया तो हर साल के हिसाब से बड़ा है। अच्छा जहीर, आज कि ब्लूमबर्ग ने आज कहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर अगर कोई ग्रिप हासिल कोई इसको संवार सकता है तो वो इमरान खान है। अब ये ना कि ये ब्लूमबर्ग में भी आर्टिकल जो है वो पैसे दे के लिखे जाते हैं, या नहीं ब्लूमबर्ग, आर्टिकल नहीं नहीं का ब्लूमबर्ग है, में जिसको सागडार साहब बहुत ज्यादा मेंशन करते हैं। जब भी सागडार साहब की ब्लूमबर्ग तारीफें होती थी आगे लेके बैठ जाते थे, देखिए जी ब्लूमबर्ग। जही ब्लूमबर्ग ने अपना एनालिसिस नहीं दिया, उन्होंने कहा है कि जो कारोबारी मैशत दान जो कारोबारी जो तबका है उनसे जो बात हुई है उन्होंने फेवर किया है इमरान खान का। अब उसके अंदर किस किस, मैंने पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ा लेकिन मैंने उसको थोड़ा सा जाके पढ़ा, कारोबारी तबके की उन्होंने बात की, अपना उन्होंने नहीं दिया। अपना उन्होंने कुछ दिन पहले दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि नवाज लीग के दौर में मैशत बेहतर होती है। ये ब्लूमबर्ग का अपना तजिया था जो कुछ दिन पहले आया था। ये वाला उन्होंने कहा कि कारोबारी अफराद ने, ठीक है, वो वाला जो अपना दिया है वो अपना तजिया था। ये कारोबारी अफराद वाला उन्होंने कहा कि इमरान खान की माशी पॉलिसीज जो है ना वो उसमें भी बंदे ज्यादा बेहतर समझते हैं या खुद ब्लूमबर्ग बेहतर समझते
ब्लूमबर्ग खुद जो है एनालिसिस करता है, क्योंकि उनके लोग जो हैं वो आपके इंटरनेशनल लेवल के वहां पे बैठे होते हैं। ये उन्होंने बिजनेसमैनों से बात की, किन किन बिजनेसमैनों से बात की, ये पढ़ के पता चलेगा, क्योंकि इमरान खान के दौर में बिजनेसमैनों को बहुत नवाजा गया था। अगर आपको याद हो, ये जो हायर वाले थे, इनको बगैर टैक्स के गाड़ियां लाने दी गई थी पाकिस्तान के अंदर, बड़ी तादाद में इन्होंने गाड़ियां जो थी इंपोर्ट की थी, उस टैक्स फ्री की थी। उसके अलावा $3 अरब कुछ बिजनेसमैनों को जो थे बगैर टैक्स के, इंटरेस्ट के, उनको बैंकों से कर्जा दिया गया था। तो ये सारी चीजें हैं, और इंपोर्ट हमारी बड़ी भी इसी वजह से थी कि बहुत से लोगों को छूट दी गई थी। और ये यूएनडीपी की रिपोर्ट है, कि मैं नहीं कह रही, ठीक है। अच्छा, नहीं, और इसमें एक चलो मैं जिस तरह आपने बताया ना ताजर ट्रेडर्स, आपको याद होगा कि ट्रेडर्स सिर्फ नहीं 3 कहा, या 4 महीने बिजनेसमैन कहे गए हैं, वही वही बिजनेसमैन। वही तो 3-4 महीने पहले बड़े आर्मी चीफ को मिले थे जाके, पता नहीं अब ये उन बिजनेसमैनों में से कितने बिजनेसमैन हैं जो कि बड़ी तसल्ली में बाहर आए थे, या ये नए पैदा किए गए हैं रातों रात बिजनेसमैन जिनसे ब्लूमबर्ग जैसे अदारे ने बात की है। और ब्लूमबर्ग वो मेरे ख्याल में पागल हाँ, पानी में हो गया सारे 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 बिजनेसमैन जो हैं वो उनके हक में नहीं। अभी भी आपको मैं बता रही हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी जिनको नवाजा गया, वो जाहिर अभी उसके साथ होंगे। आप इमरान खान को देख लें, जिनके उसमें पैसे लगे हुए हैं स्टॉक एक्सचेंज में, उनके साथ जो है वो रोज ही कह देते हैं इलेक्शन मुलतवी कर दें, इलेक्शन मुलतवी कर दें। जैसे ही आप इलेक्शन करवाने लगते हैं, स्टॉक एक्सचेंज गिर जाती है। तो ऐसे बहुत से बिजनेसमैन होते हैं जिनके अपने इंटरेस्ट है। ब्लूमबर्ग की कुछ दिन और पहले की मैं आपको लेकिन एक रिपोर्ट थी जिसमें इस्माइल जो थे ना, खजाना थे, उस टाइम उन्होंने कहा था कि इमरान खान के दोबारा दौर में मेरा दोबारा बात बिजनेस करें। बहुत शुरू में मैं कह रहा हूँ। आपने जिसका नाम हाँ, लिया वो नाम आपका कट गया ऑडियो में, किसका बात किया? हाँ, मैं मिर्जा इस्माइल वजीर खजाना थे पीडीएम की गवर्नमेंट में। उन्होंने कहा था कि इमरान खान के दौर में, और ये नून लीग छोड़ने से पहले की बात है, कि इमरान खान के दौर में मेरा बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा है। हाँ, मैंने बताया ना आपको कि इंपोर्ट जिनको देने की करने की इजाजत थी बगैर टैक्स वगैरह के, उनका बड़ा है। अच्छा, हम बात कर लेते हैं जहीर, आज नौरोवाल का जलसा है। नौरोवाल के अंदर मरियम नवाज जा रही हैं जलसा करने के लिए, और बारिश भी हो रही है वहां पे। और आजकल आपको पता मुल्क में जो सूरत हाल चल रही है, नौरोवाल का कुछ दिन पहले आपने जिक्र किया था कि वहां से आप खुद ग्राउंड के अंदर देख के आए हैं सारा कुछ। मैंने सोशल मीडिया के ऊपर दानियाल अजीज की भी कैंपेन देखी है, वो ग्राउंड पे जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, करप्शन के इल्जामात और सब कुछ उनका सब कुछ चल रहा है। तो आपको नौरोवाल की सिचुएशन जो है वो कैसी लग रही है? क्या नौरोवाल की सिचुएशन कोई बदल रही है, या आपको अभी तक लग रहा है कि एहसान इकबाल स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि एहसान इकबाल तब भी स्ट्रॉन्ग था जब नवाज लीग के बहुत ज्यादा हालात खराब थे, तो अब तो फिर काफी फेवरेबल कंडीशन है। नहीं नहीं, मैं जिस तरह उस दिन भी आपको पहले बता चुका हूँ, आप अगर 2018 का भी इलेक्शन उठाएं तो उसमें सबसे ज्यादा पंजाब के अंदर अगर कोई लीड से जीता था तो वो एहसन इकबाल साहब जीते थे। और उनका कोई मुकाबला जो है वो वहां पे हमें नजर नहीं आया, हम क्योंकि ग्राउंड के ऊपर होके आए हैं। जाहिर है वो दानियाल अजीज साहब अपने तय, अगरचे हमारे वो सारे मीडिया भाइयों को खुद अप्रोच भी कर रहे हैं कि उनको लिया जाए सारा कुछ। आपको शनीला पता है कि ये वो दौर नहीं है जिसमें इस तरह का कोई आजाद उम्मीदवार, इस टाइम आजाद उम्मीदवारों की भी बड़ी किस्में आ गई हैं। इस तरह का कोई आजाद उम्मीदवार जीते जिसके पीछे कोई ना हो। अब आप समझ रही होंगी मेरा इशारा इमरान खान की और उनके उम्मीदवारों की तरफ एक तरफ है, और एक तरफ पीटीआई का बंदा या इमरान खान का सपोर्ट करता बंदा खड़ा हुआ है, दूसरी तरफ एहसन इकबाल खड़ा हुआ हो नहीं, तो तीसरा बंदा बीच में वहां पे आगे क्या करेगा? तो वहां पे नौरोवाल में तो मेरा तो बिल्कुल नहीं ख्याल कि वो किसी की और की दाल गल सके। वैसे आपको याद है 2013 के अंदर भी एक बहुत बड़ी तादाद आजाद उम्मीदवारों की आई थी, और सबको जीप का निशान दिया गया था। बिल्कुल याद है, बिल्कुल बिल्कुल। और मेरे पास भी 2013 में 2013 का क्या? महकमा ज़राअत भी 2013 में मशहूर हुआ था ना, महकमा ज़राअत जो है। वो 18 में हुआ था। अच्छा, चलो ठीक हाँ, ठीक। वो 2018 में मशहूर हुआ था। जीप 2013 के अंदर आई थी। हमने काफी वैसे इलेक्शन जो है कवर कर लिया। अब हमें नहीं पता कि हम आगे कितने कवर कर सकेंगे, अल्लाह ताला अपना करम करेगा। तो चले देखें जी, अब तो बिल्कुल ही हम करीब आ चुके हैं इलेक्शन के, और काफी हद तक जो है अब पोजीशनें जो है वो क्लियर हो चुकी हुई हैं। अब पता नहीं कामरान खान साहब को अभी भी यकीन आ रहा है कि नहीं इलेक्शन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, लेकिन अब सिर्फ 7-8 दिन रह गए हैं इलेक्शन के अंदर, क्योंकि 6 तारीख आखिरी है, उसके बाद 7 को ये कैंपेन नहीं चला सकते, और 8 फरवरी को फिर इलेक्शन का दिन होगा। तो जो भी सूरत हाल होगी जी, हम आपके सामने लेके आएंगे, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा जो है वो जलसे हो रहे होते हैं, चैनल को खुद भी समझ नहीं आ रहा, तो उनको स्क्रीनें स्प्लिट करनी पड़ रही होती है। वैसे अच्छा जहीर, चलते चलते एक बात कर लूं,
आसिफ अली जरदारी जो हैं वो बलूचिस्तान जाके बैठ गए। उन्होंने कोयटा में भी जलसा किया, उन्होंने उस दिन हब में भी जलसा उनका हो रहा है। आसफा भुट्टो जो है वो कराची में और हैदराबाद में रैलियां कर रही हैं, और जो बिलावल भुट्टो हैं वो भी हर जगह पे कैंपेन कर रहे हैं। नवाज लीग की तरफ से बलूचिस्तान को इग्नोर किया गया हुआ है। नहीं देखिए, नून लीग जो है वो शुरू से ज्यादा फोकस उसका किसी हद तक केपी में रहता है अभी भी, लेकिन उनका ज्यादा फोकस पंजाब में होता है। पंजाब का सबसे बड़ा है। अच्छा, जरदारी साहब की आपने बात की है। जरदारी साहब जो है उन्हें पता है कि बलूचिस्तान वो सूबा है जहां से उन्हें पहले भी स्पोर्ट किसी तरीके से, आपको पता है, वो गेमें चला लेते हैं और वहां पे गेमें चलाई जाती हैं बलूचिस्तान के अंदर। इलेक्शन से पहले क्या गेम चल सकती है तो जरदारी साहब बेहतर समझ सकते हैं, लेकिन उसूली तौर पर जरदारी साहब को जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट आना शुरू होंगे उस दिन जाके बैठना चाहिए, ताकि वहां पे जो बंदे हैं उनको घेर सके। ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। चलिए जी, इसके साथ हम आज के व्लॉग को खत्म करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और अपने कमेंट जरूर भेजिएगा। कमेंट जरा अच्छे भेज दीजिए करेगा, हम पे लेबल ना करें, लेबल ना किया करें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया करें। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।